हे स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट दिया होता है पहला चैप्टर, बट हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लास 11 से रिलेटेड है। सॉलिड स्टेट बिल्कुल अलग टॉपिक है ना। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, मूल कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये चैप्टर को समझना आसान होगा। क्लास 12 का स्टार्टिंग तुम लोगों के लिए आसान होगा, ये सोच के हम इस चैप्टर को स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन है ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हुए चलेंगे। सॉल्यूशन क्या होते हैं? इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, है ना। हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपली सॉल्यूशन इज इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और more substance in which individual components will lose their identity। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब तुम लोग समझते हो कि पार्टिकल्स एक दूसरे में इतने अच्छे से मिक्स हो जाएं कि हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि क्या मिला हुआ क्या मिक्स है ना। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है? होमोजेनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। और यहाँ खास बात क्या है कि सॉल्यूशन में जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। जैसे मान लो शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाए, है कि नहीं। तो शुगर क्या है? सॉलिड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। लेकिन जब सॉल्यूशन बन चुका है तो सॉल्यूशन में क्या तुमको प्योर मतलब कुछ ऐसे शुगर दिखेगा सॉलिड फॉर्म में? नहीं ना, मतलब वो अपना आइडेंटिटी लॉस कर चुका है। उस तरह वाटर क्या था? प्योर लिक्विड के फॉर्म में था। अब क्या हो गया? वो एक्वस बन चुका है। एक्वस शुगर सॉल्यूशन बन चुका है कि नहीं। तो अपना आइडेंटिटी कोई भी मेंटेन नहीं कर पाता है। समझे कि नहीं बात को? तो ये कहने का मतलब है ये सिंपल सा। इस चैप्टर में हम लोग पर्टिकुलरली किस टाइप के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं? ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना। क्लास 9 में तुम लोग पढ़े होगे इसके बारे में। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। इज लेस देन 1 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर किसको नहीं पता है भाई? याद कर लेना, 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूनिट कन्वर्जन हम बहुत अच्छे से बताए हैं, है ना। नैनोमीटर, फेम्टोमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, ये कन्वर्जन्स आने चाहिए। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है? पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। क्लियर है? चलो, तो बेसिक्स आइडिया, ज़्यादा हम लोग डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें नहीं जाएंगे। जस्ट हमको ये पता होना चाहिए कि इस सॉल्यूशन में हम लोग ट्रू सॉल्यूशन से रिलेटेड ही डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो। अब ट्रू सॉल्यूशन में भी कैसा सॉल्यूशन? देखो, किसी भी सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन कम से कम कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए मिनिमम क्या चाहिए? 2 कंपोनेंट्स चाहिए। किसी भी सॉल्यूशन का मिनिमम 2 कंपोनेंट होगा। एक सॉल्यूट कहलाएगा, एक सॉल्वेंट कहलाएगा। जो लार्जर अमाउंट में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। जो लेस अमाउंट में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 कंपोनेंट तो चाहिए ही चाहिए। और जिसमें 2 कंपोनेंट होता है, 2 कंपोनेंट्स, है ना, कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। 3 कंपोनेंट होगा टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे, 4 कंपोनेंट होगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आया बात? तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशंस पे ही डील करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जिसमें 2 कंपोनेंट ही होंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। समझ गए? इन्हीं से रिलेटेड कंसेप्ट हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में। समझ में आया बात? ठीक है। अब क्या होता है, किसी भी जब हम लोग ट्रू सॉल्यूशन का बात करते हैं तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का कंपोजिशन हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो कंपोजिशन सॉल्यूशन का बताने के लिए
दो तरीका है, एक हम लोग क्या बोल सकते हैं क्वालिटी के हिसाब से बता सकते हैं, क्वालिटेटिव, और दूसरा क्या है तरीका, क्वांटिटिव। ठीक है, दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन किसी सॉल्यूशन का बता सकते हैं, क्वालिटेटिवली बता सकते हैं, क्वांटिटेटिवली बता सकते हैं। अब क्वालिटेटिव वे कहने का क्या मतलब है, हम जस्ट इतना बोल दें कि सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। किसी सॉल्यूशन को जस्ट हम बता देते हैं कि ये सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्वालिटेटिवली हम लोग बोल सकते हैं कंपोजिशन बता दिए, है कि नहीं। अब डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तुमको अच्छे से पता होगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव वे में क्या होता है कि मतलब हम लोग एग्जैक्ट कंपोजिशन बताएं। अच्छा देखो, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड बताने से एग्जैक्ट तो नहीं बता पाए ना हम लोग, है कि नहीं। हम लोग तो ये नहीं बता पाए भाई एग्जैक्ट कितना क्या प्रेजेंट है कि नहीं। बस इतना बोल दिया ये डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट का मतलब उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगा, है कि नहीं। और कंसंट्रेटेड का मतलब इस डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंपैरिजन में इसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा। जैसे एक ग्लास पानी लिए, मतलब सेम ग्लास है ना, पानी लिए दो ग्लासेस में, एक में हम लोग 2 चम्मच चीनी डालें, एक में 5 चम्मच चीनी डालें, तो जो 5 चम्मच वाला होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड कहलाएगा, जो 2 चम्मच वाला होगा वो डाइल्यूट कहलाएगा। बचपन में पढ़ चुके हो तुम लोग, है ना, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब अब देखो, जैसे कि हम बोलेंगे क्वालिटेटिव वे से हम लोग एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं बता पा रहे हैं कि कितना क्या मिला हुआ है, तो एग्जैक्ट बताने के लिए हमें क्वांटिटेटिव वे जाना होगा। और क्वांटिटेटिव वे का मतलब क्या है, हमें कुछ टर्म्स का हेल्प लेना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, ऐसे टर्म्स होते हैं जो किसी सॉल्यूशन का कंपोजिशन बता सकते हैं। क्लियर है सभी को, ठीक। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है समझ गए तुम लोग। अब एक एक करके हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को समझेंगे। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक क्लासिफिकेशन थोड़ा सा कर देना चाहते हैं। इन कंसंट्रेशन टर्म्स को दो पार्ट में हम लोग थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे दो ग्रुप में बांट देते हैं हम, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ये ग्रुप ए ग्रुप बी क्या किया हम, वॉल्यूम रिलेटेड। ग्रुप ए में हम क्या रखते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स। ग्रुप बी में क्या रखेंगे, मास रिलेटेड। जो वॉल्यूम रिलेटेड होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट, हम लोग जानते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और मास को टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये वॉल्यूम रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं, मास रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं, है ना। तो वॉल्यूम रिलेटेड में फर्स्ट वन इज परसेंट वी बाई वी, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इसको हम लोग परसेंट बाय वॉल्यूम भी लिखते हैं, परसेंट बाय वॉल्यूम, ठीक। सेकेंड वन इज परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम या परसेंट मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। थर्ड मोलैरिटी, कैपिटल एम, मोलैरिटी, ओके। फोर्थ वन इज नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी एन, ठीक है। मास डिपेंडेंट कौन कौन से टर्म्स होते हैं, परसेंट एम बाय एम या डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, या हम लोग बोल सकते हैं परसेंट बाय मास या वेट, ठीक है। सेकेंड वन इज मोलैलिटी, स्मॉल एम। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, and last one is ppm, parts per million, ppm। तो बेसिकली ये सब टर्म्स हम तुमको बता चुके हैं पहले भी, है ना, क्लास 11 में। अभी फिर से इस चैप्टर में इसको पढ़ना है, और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये तुम्हें समझना आई होप आसानी होगा थोड़ा सा, है ना। तो एक एक करके हम लोग फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो परसेंट वी बाई वी क्या होता है, सबसे पहला लेते हैं ना, परसेंट वी बाई वी या परसेंट बाय वॉल्यूम।
इसको क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना, उसके बाद समझेंगे स्टेटमेंट इसका। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सब ml में लेंगे। याद रखना कोई भी परसेंटेज टर्म्स होगा तो उसमें लोअर क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, लोअर यूनिट्स, ठीक है, इंटू 100। समझ गए बात को। अब देखो ये तो हो गया फॉर्मूला, परसेंट वी बाई वी में अगर किसी चीज़ को निकालना है तो ये हो गया फॉर्मूला। अभी देखो सैनिटाइज़र का बात चल रहा है ना लॉकडाउन में, तो सैनिटाइज़र में बोला गया कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र लेना चाहिए। तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र में क्या होता है, उसमें देखना लिखा हुआ होगा, है ना, 70% वी बाई वी अल्कोहल, है ना, या 99.9% वी बाई वी अल्कोहल, ऐसा लिखा होता है। तो वो वी बाई वी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, उसका कंपोजिशन बता रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़ होता है। कोई भी तुम मार्केट से कोई भी लिक्विड खरीदने के लिए जाओ तो उसमें पीछे देखना ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स में कंपोजिशन लिखा होता है उनका, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है। हालांकि जो प्रैक्टिकली हम लोग लिक्विड खरीद के लाते हैं मार्केट से, उसमें मतलब बस 2 कंपोनेंट नहीं होता है, 2 से ज़्यादा कंपोनेंट होता है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या बस बाइनरी सॉल्यूशन पे ही स्टडी करेंगे, और सेम कंसेप्ट को हम लोग बाकी सॉल्यूशंस में, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन में लगा सकते हैं अगर ज़रूरत हुआ तो। समझ गए बात को। तो हम यहाँ पे परसेंट वी बाई वी का बात कर रहे थे, तो परसेंट वी बाई वी का फॉर्मूला क्या हो गया समझ गए तुम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखेंगे, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखेंगे, ml में लेंगे लोअर यूनिट्स में, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट वी बाई वी निकल जाएगा। अब देखो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मतलब समझना। जैसे 10% वी बाई वी इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। कभी भी क्वेश्चन में है ना, बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं देगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दे दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया और निकालो परसेंट वी बाई वी, ऐसा क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है। तो 10% वी बाई वी इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, 10 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मतलब समझना इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन में तुम्हारा ऐसे ही स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, अ 10% वी बाई वी इथेनॉल सॉल्यूशन इज टेकन, कैलकुलेट इट्स परसेंट बाय मास, या मोलैरिटी एनीथिंग, कुछ भी बोल सकता है, समझिए बात को। तो ये मतलब समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 10% वी बाई वी का मतलब क्या होता है, 10 ml सॉल्यूट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना नीचे सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये हो गया परसेंट वी बाई वी। अच्छा एक चीज़ और हम बता देते हैं, जैसे ये वॉल्यूम के टर्म्स हैं, ये मास के टर्म्स में, ठीक है। इंडिविजुअल किसी एक चीज़ को निकालने के लिए बोला तो निकाल लोगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि ये वॉल्यूम रिलेटेड टर्म दे दिया है और तुमसे निकालने बोला गया है मास रिलेटेड टर्म, या फिर मास रिलेटेड टर्म कोई सा दे दिया गया है और तुमसे निकालने बोला गया है वॉल्यूम रिलेटेड टर्म, तो हमें क्वेश्चन में इसके लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेंसिटी का ज़रूरत पड़ता है। डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है हम लोग जानते हैं, मास और वॉल्यूम को लिंक करता है ना। तो कभी भी वॉल्यूम रिलेटेड क्वांटिटी से मास रिलेटेड क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, या मास रिलेटेड क्वांटिटी से वॉल्यूम रिलेटेड क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ डेंसिटी, एंड डेंसिटी विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ओके, ठीक है। तो परसेंट वी बाई वी समझ में आया तुम लोगों को, हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परसेंट वी बाई वी, देख चुके हैं। सेकेंड वन इज परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, परसेंट बाय मास या परसेंट बाय वेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, लोअर यूनिट्स में लेंगे ग्राम इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, है ना। बहुत ही आसान है, देखो परसेंटेज टर्म्स को समझना, जो ऊपर में दिखेगा वो ऊपर में लिखना है, जो नीचे में दिखेगा नीचे में लिखना है। जैसे यहाँ पे डब्ल्यू दिख रहा है मतलब वेट दिख रहा है ना, तो ऊपर में वेट लिखेंगे, नीचे भी क्या लिखेंगे, वेट लिखेंगे, बस ऊपर सॉल्यूट होगा नीचे सॉल्यूशन होगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे भी ये चीज़ समझना, जैसे दे दिया है 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू HCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा 5 ग्राम ऑफ HCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब समझना इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। हम क्या हमेशा बोल रहे हैं, याद रखना, फॉर्मूला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये मतलब समझना है। फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए,
लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, हमें स्टेटमेंट का मतलब पता होना चाहिए। 5% W/W HCl सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 5 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। %W/V, अब देखो इसका फॉर्मूला तुम लोग खुद से ही निकाल सकते हो, ऊपर में मास है नीचे में वॉल्यूम है ना, तो लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ये क्या निकल जाएगा, %W/V। ठीक है, तो ये क्या थे, कुछ परसेंटेज बेस्ड टर्म्स थे, है ना। सबसे छोटे यही सब टर्म्स होते हैं परसेंटेज वाले सब, तो इनको हम लोग पहले सीख लिए। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, इन तीनों के फॉर्मूला को या अभी रहने दो, बाकी सब सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हम बता देंगे, तो सभी के फॉर्मूलाज को एक जगह पे लिख लेना। ठीक है, अब चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, अब इसमें जैसे, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इफ डेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज दिस, देन कैलकुलेट %W/V एंड %W/W। अब देखो सॉल्यूट हमारे पास क्या है, सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। ठीक है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए C6H12O6। इसके क्या दे दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए हैं, एन दे दिया है कितना 5। अच्छा, एन से हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, है कि नहीं। और यहाँ से हमें मास पता चल जाएगा, देखो मास इंटू मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, मोलर मास 180 आता है, कैलकुलेट कर लो, है ना। क्या होगा, 12 × 6 + 12 + 16 × 6, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 180, है ना, ग्लूकोज का मास, मोलर मास। तो ये इसको, है ना, इंटू 5 कर देंगे तो क्या, देखो मोल्स इंटू मोलर मास क्या आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया ना, कितना आएगा यार, ये आ जाएगा हमारे पास 900, है नहीं, ग्राम। मोलर मास भी क्या होता है, ग्राम में, समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या निकल गया, गिवन मास। ठीक है, और क्या दिया हुआ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर। और क्या दिया हुआ, डेंसिटी भी दिया हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू 1.5 ग्राम पर ml। अच्छा देखो हमें निकालना क्या है भाई, %W/V निकालना। तो %W/V के लिए क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, जो हम लोग को मिल चुका है। देखो भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इंटू 100, है ना। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, मास ऑफ सॉल्यूट भी पता है, अब निकल जाएगा आसानी से। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 900 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 2 लीटर इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इसको ml में लेना पड़ेगा, समझ में आया। तो 2 लीटर को हम लोग क्या कर लेंगे, कन्वर्ट ml में कर लेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये कैंसिल आउट हो गया, 45% आ जाएगा, है ना, W/V। ये क्लियर होना चाहिए। देखो करना कुछ नहीं है, जो डाटा गिवन है उसको लिखेंगे, पहले क्या निकालना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूला में हमें क्या क्या चाहिए, जैसे मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए था तो ये कहाँ से मिलेगा, नंबर ऑफ मोल से मिल जाएगा, हम लोग निकाल चुके हैं। उसके बाद क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वो दिया हुआ है, बहुत आसानी से पुट किए, बस यूनिट का ध्यान रखना है। जैसे परसेंटेज में हम क्या बोले, लोअर यूनिट्स को लेते हैं ना, डेंसिटी भी क्या दिया हुआ था, ग्राम पर ml में दिया हुआ था, और लोअर यूनिट्स लेते हैं तो क्या होगा, ग्राम, मास को ग्राम में लिए हैं तो वॉल्यूम को ml में लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया, इसलिए हम लोग क्या किया, 2 लीटर को ml में कन्वर्ट किया यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं बात। तो ml में कन्वर्ट करके आंसर क्या आ गया 45%। अब देखो %W/W के लिए हमें क्या चाहिए भाई, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, नीचे में भी क्या चाहिए, चलो लिख लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो पता है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मास चाहिए तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे, तो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी 1.5, है ना, ग्राम
पर ml है ना, इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2 लीटर दिया हुआ, मतलब हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे 2000 ml। ठीक है, इसको हटा देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 टू जा 30 इतना ग्राम आ जाएगा, सॉरी इतना ग्राम, 3000 ग्राम। तो हम लोग लिख लेते हैं 900 ग्राम बाय 3000 ग्राम इंटू 100। क्या आ जाएगा, 30%। क्लियर है, किसी को डाउट है? नहीं ना, तो कितना आसानी से निकल गया, देखो है ना। ये देखो एक कन्वर्जन का भी प्रॉब्लम था, है कि नहीं, हम लोग कह सकते थे, देखो डेंसिटी दिया हुआ था, है ना। एक बार हम लोग परसेंट डब्ल्यू बाई भी निकालें, फिर परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकालें। ठीक है, इनके शॉर्टकट्स भी होते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स अभी नहीं बताएंगे तुमको, शॉर्टकट्स बाद में बताएंगे। समझ में आया बात? तो अभी हम लोग क्या देखें, परसेंटेज टर्म्स को कैसे यूज़ किया जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे।